नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लेकर, सरकारी कर्मचारी को लेकर बहुत बड़ा खेल है। मैंने एक लेक्चर पूरा भारत के एलीट क्लास को लेकर जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए रिकॉर्ड किया था। वो लेक्चर आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जिसमें मैंने कहा था कि अंग्रेज़ों के समय से पिछले 125 साल से चला आ रहा एक सिस्टम, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठते हैं, जिसमें जुडिशल ऑफिसर्स बैठते हैं, जिसमें देश के बड़े व्यापारी बैठते हैं, जिसमें देश के बड़े पॉलिटिशियन बैठते हैं, वो मिलकर पॉलिसी बनाते हैं आम आदमी के लिए। ये सारे मिलाकर 1.5 से 2% लोग हैं। ये 2% पूरा देश चलाते हैं और 98% को ये पता ही नहीं होता कि वाकई में उनको क्या है। हम बात कर रहे हैं आज सरकारी कर्मचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट की। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो मुझे लगता है एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफिशियल जब हम कहते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भाव भारत में आता है। भारत में डेमोक्रेटिक होने के बावजूद, भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के बावजूद, डेमोक्रेसी का मतलब मेरे लिए, मेरे द्वारा और हम ही, हमारे ऊपर, तब भी भारत में शासक वर्ग अलग है और शासित अलग है। अब वो शासक वर्ग जो अंग्रेजों ने बनाया था तब से वैसा चल रहा है। जिम खाना क्लब की मैंने चर्चा की थी, ऐसे ही रोशन आरा क्लब की चर्चा की थी, मैंने मुंबई के कुछ क्लबों की चर्चा की थी जो देश की पॉलिसी बनाते हैं। वो जब तय कर लेते हैं 1%, 1.5%, आधा % लोग मुझे इधर ले जाना है, तो फिर देश उधर ही चलता है। फिर उनके बच्चे उसमें आने लगते हैं, भले ही वो सर्विस में ना रहें, भले ही वो काम ना करें, उनके बच्चे उसमें आ जाते हैं। और जब बच्चे आ जाते हैं तो वो सक्सेशन जिमखाना क्लब का करते रहते हैं। ऐसी ये जो मानसिकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, कि नीचे जो कर्मचारी काम करता है, भारत में जो 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो भी कर्मचारी काम करता है, उनमें 1% तो एम्प्लॉयर है। यानी कि 2-3 हज़ार लोग केवल एम्प्लॉयर हैं, बाकी सब एम्प्लॉई हैं और उनके भविष्य को कभी भी कोई भी तय करता है। एक 4 किताबें पढ़कर एक एग्जाम क्वालिफाई करता है जिसको समाज की जानकारी नहीं है, और वो रट्टूफिकेशन करके पोस्ट पर पहुंच जाता है। वो तब से पोस्ट पर आ रहा है क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरह लोग ही ढूंढता है, इंटरव्यू लेकर अपनी तरह लोग ढूंढता है, और वैसी ही उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, वैसी ही उसकी ट्रेनिंग होती है, वैसे ही वो तैयार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वो भ्रम इसलिए नहीं टूट सकता कि जब तक पूरी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा। जिन देशों ने 10% देशों ने या 20% देशों ने बाकी पूरे विश्व पर राज्य किया, उन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की थी करप्शन के लिए और शासन करने के लिए, उन देशों से तो वो व्यवस्था चली गई क्योंकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले गए। और ट्रांसफॉर्म करने का मतलब, वहां अगर डेमोक्रेसी आई है तो डेमोक्रेसी का मतलब है ईच एंड एवरी पर्सन इज एम्प्लॉय, नो वन इज द एम्प्लॉयर। कोई भी वहां नियुक्ति करता नहीं है, हर कोई कर्मचारी है। अगर नियुक्ति की भी है किसी ने तो भी वो कर्मचारी ही है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नियुक्तिकर्ता को हम एम्प्लॉयर कहते हैं और जिसकी नियुक्ति होती है उसको एम्प्लॉय कहते हैं, और ये 150 वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। जब एम्प्लॉयर का भाव आएगा, मालिक का भाव आएगा, तो स्वाभाविक है कि उसके नीचे काम करने वाले लोगों को वो अपना सर्वेंट मानेगा, वो अपने मातहत मानेगा और जैसे चाहे वैसे उसको ट्रीट करेगा। उन देशों ने क्या किया, आज संसार के 40 से 50 देश ऐसे हैं जिसमें कोई भी कर्मचारी बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि दिखता नहीं बड़ा है। सैलरी उसकी कम ज्यादा हो सकती है। कैसे? क्योंकि उसको सरकारी कर्मचारी है, अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे यहाँ होता है, वैसा ही ब्रिटेन में भी, यूके में भी एक अधिकारी होता है, और वो जो यूके का अधिकारी है वो अभी जब तक ड्यूटी पर है तब तक सरकारी वाहन का इस्तेमाल करता है, सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करता है। उसकी 10 से 5 की ड्यूटी है, 5 बजे वो खाली हो जाता है तो मेट्रो पकड़कर अपने घर जाता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़कर अपने घर जाता है, अपने प्राइवेट व्हीकल से घर जाता है, वो पैदल घर जाता है। सरकार की किसी भी चीज का इस्तेमाल ना अपने बच्चों के लिए करता है, ना उसके अपने परिवार के लिए करता है, और खुद के लिए भी नहीं कर सकता। नियम ऐसा है।
स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो और ज़्यादा खतरनाक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब हम ऊपर जाते हैं तो उन कंट्रियों में नॉर्डिक कंट्री जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या बनाया, अभी मोदी जी वहां होकर आए, जैसे नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, किसी को भी सरकारी वाहन के इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। आप अपने प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करिए और उस पर सरकारी चिन्ह नहीं होना चाहिए। आप साइकिल का इस्तेमाल करिए, आप वो ई रिक्शा का इस्तेमाल, ई साइकिल का इस्तेमाल करिए। आप हैं बहुत बड़े अधिकारी, लेकिन ई साइकिल का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं विजिट करना है तो एक सरकारी गाड़ी निकालिए, 5 लोग उसमें जाएंगे, 6 लोग, जितनी कैपेसिटी है, जितने लोगों को जाना है उस हिसाब से गाड़ी निकालिए, उसको पूल करिए, खुद ड्राइव करिए। ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर आपके मिलेगा, खुद ड्राइव करिए, वहां पर जाइए, अपना काम निपटाइए, लौट कर वापस आइए ऑफिस में, गाड़ी खड़ी कर दीजिए और फिर ऑफिस में काम करने के बाद अपने अपने घर अपने हिसाब से चले जाइए। कोई नीली बत्ती नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई पहचान नहीं। आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप सरकार के हिस्से, आप डिसीजन मेकर हैं, इसकी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई पहचान ही नहीं है। आप जैसे सामान्य लोग रहते हैं वैसे ही लोग रहेंगे। उसका परिणाम निकलता है कि इन देशों में इतनी बड़ी मुस्लिम और कम्युनिस्ट समस्या होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, क्योंकि अपने बच्चों को भी खुले में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, अपने बच्चों को भी, खुद को भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर डिसीजन गलत लेगा, करप्शन से करेगा, तो लोग रास्ते पे मारने लगेंगे, तो रास्ते पे मारने लगेंगे तो उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर और खर्चा होगा, खर्चे पे खर्चा। मतलब उसके करप्शन के लिए उसको एक गाड़ी अलग चाहिए, उसको फोर्स अलग चाहिए, उसको सिक्योरिटी अलग चाहिए, उसको सिस्टम अलग चाहिए। वो करप्शन करेगा और सरकार उसको बचाने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फिर वो पूरा सिस्टम करप्ट होता चला जाएगा। उन कंट्रियों ने क्या कहा, अगर करप्शन करोगे तो रोड पर मारे जाओगे, नहीं करप्शन करोगे तो खुला बिंदास घूमो। आपकी सैलरी अगर $5 है तो $5 में अपना काम चलाओ, $55 तुम्हारे पास ना होंगे और ना ही कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाएगा, ना ही तुम्हें कोई प्रेशर मिलेगा। बिल्कुल साफ क्लियरिटी है। आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम उन नॉर्डिक कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में उन्होंने लागू कर दिया। कोई रिजर्वेशन नहीं है, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपको पद ऊपर चाहिए, आप क्लर्क की पोस्ट पर हैं, आपको अधिकारी का पद उसके ऊपर वाला पद चाहिए तो एक एग्जाम दीजिए। अगर क्वालिफिकेशन आपकी वहां मिल जाती है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस पद पर बिठा दिए जाओगे। लेकिन आप इस वजह से प्रमोशन नहीं पाएंगे क्योंकि आप पिछले 15 साल से करप्शन करते हैं, तो बड़े करप्शन की पोस्ट पर आपको बैठना है। आप इसलिए बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठेंगे क्योंकि आप 20 साल से काम करते हैं। आप अगर योग्य हैं तो बैठेंगे, नहीं योग्य हैं तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बात क्लियर है। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सीधी सी बात। आप जिस पोस्ट के लायक हैं वहां काम करिए, जब तक काम कर सकते हैं करिए, और आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको सैलरी मिलेगी जैसे बाकी लोग प्राइवेट कंपनियों में, दुकानों में काम करते हैं, मेट्रो पर चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं और कोई पहचान उनकी नहीं होती, स्कूलों में भी कोई जुगाड़ नहीं होती, वैसे आपकी भी होगी। जिस दिन ये सिस्टम हमारे देश में भी, उन देशों ने कर लिया जिन्होंने भारत में ये सिस्टम बनाया था, जिस दिन हमारे देश में भी ये सिस्टम बन जाएगा। मैं कुछ ब्यूरोक्रेट से मिला था, यूनाइटेड किंगडम के ब्यूरोक्रेट थे, एक बैठक हमारी स्पेसिफिकली रखी गई थी और हम उन लोगों से मिले तो उन्होंने कहा साहब इंडिया करप्ट इसलिए है क्योंकि अधिकारियों को आप फैसिलिटी देते हैं। मैं भारतीय हूँ लेकिन मैं ब्रिटेन में एक सिविल सर्वेंट हूँ और बड़े पद पर हूँ, लेकिन मैं अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूं, जितनी देर नौकरी करता हूं, 10 घंटे की, 8 घंटे की, जितनी देर की भी मेरी नौकरी है, जितनी देर मेरा अपॉइंटमेंट है, उतनी देर हम सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सरकारी काम के लिए, घूमने के लिए नहीं। अगर हमें उसके बीच में अपने घर जाना है तो फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ कर जाएंगे, लौट कर आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम आदमी चलता है। इसलिए वहां करप्शन नहीं, क्योंकि हमने जब ओपन रोड पर चलना है तो हमने सिक्योरिटी तय करनी है, हमने सेफ्टी तय करनी है, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और करप्शन करेंगे तो लोग हमें ही पकड़ेंगे और हमें पकड़ेंगे तो रोड के ऊपर लोग हमसे कुछ ना कुछ कहेंगे और हम इनसिक्योर होते जाएंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। भारत में ये बड़ी बुरी दशा है। तो ये जो नॉर्डिक कंट्रियों की बात हम कर रहे हैं, ग्लोबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, या फिर मैं बात कर रहा हूं ये जो पूरा सिस्टम हमारे यहां का बन चुका है उसकी। अब हम ओरिजिनल केस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा उसकी पूरी हिस्ट्री जान ली। भारत में कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होता है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, संविदा पर एम्प्लॉयमेंट होता है। क्योंकि हम जल्दी वैकेंसी नहीं निकाल पाते तो हमें लगता है कि ये पोस्ट बनाकर हम फिट कर देंगे, एक काम करते हैं संविदा पर निकालते हैं और फिर काम करवाते हैं। अगर बूस्ट होगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और हो सकता है सैंक्शन ना हो पाया हो तो अभी कर्मचारी की जरूरत है, संविदा पर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम टेम्परेरी कर्मचारी भी बिठा लेते हैं। इसको हम कैजुअल लेबर कहते हैं।
कैजुअल लेबर भारत में 1992 से पहले इसकी दूसरी पोजीशन थी। 1992 के बाद पोजीशन बदली। पोजीशन 1992 में एक केस आया ब्रिज किशोर का केस, ब्रिज किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ब्रिज किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का मामला था, तब बीएसएनएल एमटीएनएल नहीं बना था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का मामला था, टेलीकॉम वर्कर्स का मामला था, टेम्परेरी स्टेटस की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि आपने अगर किसी को टेम्परेरी स्टेटस दे दिया है तो फिर फेज्ड मैनर में अगर आप उससे लगातार काम करवा रहे हैं तो फेज्ड मैनर में उसकी सीनियरिटी और उसकी सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर उसको मैंडेटरी रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा। आपको आप किसी भी व्यक्ति को लगातार टेम्परेरी काम नहीं करवा सकते। अगर टेम्परेरी पोस्ट है और उसके बाद वो खत्म होने वाली है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन अगर पोस्ट परमानेंट है तो आप किसी को टेम्परेरी नहीं बिठा सकते। 1992 में ये जजमेंट आ गया। फिर एक बड़ा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का आया, उमा देवी, जो आज भी चल रहा है। और एम्प्लॉयर्स को तो एम्प्लॉयर्स जैसे मैंने कहा कि जो आईएएस कैटेगरी रहती है, जो डायरेक्टर्स रहते हैं, जो सचिव रहते हैं, जो प्रधान सचिव रहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनके हाथ में एक शगुफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बहुत क्लियर था, लेकिन इन सबको मौका मिल गया। उमा देवी का जजमेंट क्या आया, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी के नाम से जाना गया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच है। उसने ये कहा कि देखो, ये जो कैजुअल लेबर्स है या ये टेम्परेरी पोस्ट है, ये बैकडोर एंट्री है। ये बैकडोर एंट्री है। बड़े अधिकारी अपने रिश्तेदारों को, उनको बैकडोर से लगा लेते हैं और लगाने के बाद फिर परमानेंट का चक्कर चलता है। इसलिए ये बैकडोर एंट्री बंद होनी चाहिए। अगर पोस्ट सैंक्शनड है तो उसको टेम्परेरी स्टेटस दीजिए, उसको भर्ती करिए और फिर उसकी क्वालिफिकेशन टेम्परेरी पोस्ट पर, कैजुअल पोस्ट पर रखने के लिए भी आप क्वालिफिकेशन तय करिए। सब कुछ वैसे ही करिए। जब परमानेंट का नंबर आए तो सीधा परमानेंट हो जाएंगे। उन्होंने कहा बैक डोर की एंट्री हम बंद करते हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, अधिकारी अपने लोगों को लगा देता है। और ये उमा देवी के जजमेंट के बावजूद मैं समझता हूं भारत में भी 50% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी कैजुअल आज भी लगती है। अधिकारी अपने रिश्तेदारों को लगाकर जाता है। जिसके हाथ में पावर है वो कहता है मेरे पास 3 पोस्टें हैं, तुम आ जाओ, और तुमको कर लेता है। और पैसे का लेन देन भी कभी कभी कर लेता है, और नहीं तो रिश्ते नातेदार और कर्मचारियों के रिश्ते नातेदार लगा जाता है। कहने फलाने साहब लगा गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। ये जेन्युइन एम्प्लॉय जो मेहनत करने वाला है उसका नहीं हो पाता। लेकिन उसने एक चीज इसमें पैरा नंबर 53 में एग्जेम्पशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा जिनकी 10 वर्ष से ऊपर की नौकरी हो गई है, टेम्परेरी पोस्ट थी और कॉन्टिन्यूअस सर्विस है, सैंक्शनड पोस्ट पर है, उनका रेगुलराइजेशन डिपार्टमेंट को 1 टाइम करना पड़ेगा। अब ये 1 टाइम रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे देश में अधिकारियों ने जैसे ही टेम्परेरी लेबर कोई लगा था और उसने सेटिंग नहीं हो पाई अधिकारी से, जो लिस्ट जा रही थी परमानेंट की, उसकी सेटिंग नहीं हो पाई, तो उससे कहा कि भाई उमा देवी का जजमेंट है और उमा देवी के जजमेंट के अनुसार हम टेम्परेरी को परमानेंट नहीं कर सकते। जबकि वो लगा तब का ही 1992 का जजमेंट है। हो सकता है वो 1992 का लगा हो सकता है और पहले का लगा हो, क्योंकि 2006 में ये जजमेंट आया और वो लगा पहले से है। ब्रिज किशोर का जजमेंट पहले आ चुका था। केसरी का जजमेंट आया 2010 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, उमा देवी के जजमेंट का आप मिसयूज मत करिए। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जिनको 10 साल की नौकरी हो गई हो उनको रेगुलराइज करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निहाल सिंह 2013 में एक और जजमेंट दिया। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल से किसी पोस्ट पर है और पोस्ट परमानेंट है तो ये स्टेट की गलती है, ये उस एम्प्लॉय की गलती नहीं है। आप उसको निकालते, कोई खराबी उसमें होती, कुछ गलत होता, कोई मिस एडमिनिस्ट्रेशन होता, या फिर मिसयूज ऑफ पावर होता, करप्शन होता, कुछ तो होता। अगर वो 15 साल से नौकरी कर रहा है, एक पर्टिकुलर केस में उन्होंने कहा निहाल सिंह में कि अगर वो 15 साल से नौकरी कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को रेगुलराइज नहीं किया गया, ये आपकी गलती है, यानी कि डिपार्टमेंट की गलती है, उसकी गलती नहीं। इसके लिए उस वर्कर को पनिश नहीं किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक और जजमेंट दिया, अमरकांत राय ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस या एरर के लिए किसी भी व्यक्ति के राइट को नहीं मारा जा सकता। लॉन्ग सर्विस एम्प्लॉय है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है, आपकी गलती की वजह से उसकी नौकरी नहीं ली जा सकती कि भाई आप भूल गए थे, आप उनको मेंशन करना भूल गए थे या आप उसको कंसीडर करना भूल गए थे, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको कुछ नहीं हो सकता। अब इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि 2006 में जिसकी नौकरी 10 साल की हो चुकी थी, उनका रेगुलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के बाद 3 जजमेंट दिए, जिसमें उसने कहा कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है और व्यक्ति का राइट है, उसको परमानेंट करना पड़ेगा अगर परमानेंट वैकेंसी है तो। अब कोई 25 साल से काम कर रहा है तो परमानेंट। हाँ, एक और जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 15 साल से ऊपर कोई वैकेंसी है तो वो अगर परमानेंट नहीं भी करी गई है तो भी वो परमानेंट ऑटोमेटिकली कंसीडर कर ली जाएगी। अगर किसी चीज पर किसी पोस्ट पर 15 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, भले ही वो सैंक्शन पोस्ट ना हो, डिपार्टमेंट ने सैंक्शन ना की हो, तो वो सैंक्शन मान ली जाएगी, वो परमानेंट मान ली जाएगी और उस पर काम करने वाले व्यक्ति को परमानेंट करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब इसी आधार पर कोई व्यक्ति टेम्परेरी काम कर रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, टेम्परेरी जीवन भर रहा, उसकी पत्नी पेंशन मांग रही है, डिपार्टमेंट ने उसको जवाब दिया उमा देवी जजमेंट के अनुसार, फिर उसने उमा देवी लगाया, उन्होंने कहा उमा देवी जजमेंट के अनुसार किसी भी इर्रेगुलर या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं किया जा सकता, चूंकि ये पोस्ट सैंक्शन ही नहीं थी, चूंकि इस पोस्ट पर ये टेम्परेरी थे, इसलिए पेंशन के अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस आया भिकनी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आज का जजमेंट है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2 जजेस की बेंच बैठी, 2 जजेस की बेंच ने कहा कि भाई जब पहले 3 जजमेंट हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति 15 साल से काम करता है, मैं उसमें किसी भी, ये डाक विभाग का मामला था, डाक विभाग हो, टेलीफोन विभाग हो, रेलवे हो, सरकार के किसी डिपार्टमेंट का मामला हो, सब पर सर्विस लॉस ऐसे ही लगते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लगाया, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो गया। अब आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट हो गया। आपके डिपार्टमेंट का सर्विस लॉस कुछ भी कह रहा हो तो भी, तो अब जब हो गया है और आपके डिपार्टमेंट कुछ भी, मतलब आपके डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स कुछ और कह रहे हैं, उसके रूल्स समय समय पर जो जीओ आए वो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है तो वो सर्विस रूल भी अवैध घोषित हो जाएंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का मामला है, कैजुअल लेबर, राइट गार्ड who were denied pension due to lack of formal regularization is unconstitutional। उन्होंने कहा कि ये भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फॉर्मल रेगुलराइजेशन इज नॉट ए मैंडेटरी फॉर द पेंशन। अब वो पोस्ट रेगुलराइज नहीं की, 25 साल 30 साल से वो काम कर रहा है आपके पास, और 30 साल से पोस्ट जो है वो रेगुलराइज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा 15 साल से ऊपर अगर किसी पोस्ट पर लगातार काम हो रहा है तो वो अपने आप रेगुलर हो जाएगी, हम उसको रेगुलर ही कंसीडर करेंगे, भले ही वो पोस्ट सैंक्शन ना हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई अगर कोई 10 साल से ऊपर काम कर रहा है तो उसको आपको परमानेंट करना पड़ेगा। तीसरी बात आज उन्होंने कह दिया अगर परमानेंट नहीं किया, अगर आपने परमानेंट नहीं किया, वैकेंसी सैंक्शन नहीं हुई, लेकिन 30 साल से 25 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो पुराने जजमेंटों के अनुसार वैकेंसी भी परमानेंट हो गई, सैंक्शन नहीं है तो भी परमानेंट हो गई, टेम्परेरी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको परमानेंट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा और उसको पेंशन लेने का पूरा अधिकार है। अगर डिपार्टमेंट पेंशन देता है, देखो कहीं तो एनपीएस चलता है, अगर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आता है तो बात अलग है, वो पूरा डिपार्टमेंट ही आता होगा, लेकिन अगर कोई पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आता है, डिपार्टमेंट एनपीएस में नहीं गया या एनपीएस का लाभ उसको नहीं दिया गया या उसको ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के राइट कहीं चले गए। आर्टिकल 300 कैपिटल ए का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किया है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, भिकनी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1 जून 2026 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश हुआ बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए के तहत पेंशन इज नॉट ए बाउंटी और ए गिफ्ट, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी। ये कोई गिफ्ट नहीं है कि आप दे दोगे, ना ही वो कोई एवं है कि कुछ भी आए और दे दिया, ये उसका
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300 कैपिटल ए में, सोशल सिक्योरिटी इज ए पिलर ऑफ डिग्निटी। द स्टेट कैन नॉट यूटिलाइज प्राइम ईयर्स ऑफ ए लाइफ एंड अबंडन द वर्कर इन ओल्ड एज। आप उसकी जवानी आपने इस्तेमाल कर ली और बुढ़ापे में उसको छोड़ दिया। ये सोशल सिक्योरिटी, पेंशन सोशल सिक्योरिटी का मामला है। अगर डिपार्टमेंट में पेंशन है तो सबको बराबर मिलनी चाहिए, भले ही वो पोस्ट सेंक्शन नहीं थी, व्यक्ति टेम्परेरी था तो भी। मैं समझता हूं कि ये पूरी एनालिसिस जो आज हम लोगों ने की वो बहुत सारे देश में एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार और जो सर्विस मैटर्स में फंसे हुए हैं तमाम जगह पर, हमने क्लियर कट आपको जजमेंट भी साथ में कोड करके बताए हैं। और इन जजमेंटों को अगर और स्टडी किया जाता है तो सर्विस मैटर में जो टेम्परेरी या कैजुअल एम्प्लॉई हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। आपका डिपार्टमेंट आपका मिसयूज नहीं कर सकता, कैजुअल लेबर के नाते आपको वो बरगला नहीं सकता। बस समस्या इतनी है कि ऊपर वाला अपने आप को एम्प्लॉय समझता, एम्प्लॉयर समझता है, जबकि है तो वो भी एम्प्लॉय ही, क्योंकि सरकार के सब एम्प्लॉय हैं, सब सेवक हैं देश के। हमारे और आपके जनता के सभी सेवक हैं, कर्मचारी हैं। हम मालिक हैं देश के, आप कर्मचारी हैं। लेकिन कर्मचारी भी अपने आप को मालिक समझे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूं ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज्य किया, उसने ये सिस्टम बनाया और उन्होंने अपने यहाँ ये खत्म कर लिया। भारत में भी ये सिस्टम खत्म होना ही चाहिए। अगर ये सिस्टम खत्म नहीं होता, आपको बताऊं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप नॉर्वे वगैरह में जाएंगे तो केवल प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और गृह मंत्री को है, बाकी मंत्रियों को भी नहीं। मंत्री भी अगर आप बन गए हैं तो काम करिए, ऑफिस आइए, काम करिए, यू आर इन सर्विस। मंत्रियों को भी फैसिलिटी नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर या उनका प्रेसिडेंट या उनका किंग चलेगा वो भी सिक्योरिटी नहीं है उसकी, एक गाड़ी उसकी पुलिस के साथ चलेगी, बाकी ये नहीं काफिला जा रहा है 40 लोगों का, 100 लोगों का, और उसमें डीजल खर्च हो रहा है, उसमें सब में 4-4 एम्प्लॉय बैठे, तो एक एम्प्लॉय के ऊपर 200 एम्प्लॉय साथ में चल रहे हैं। फिर जहां जा रहा है वहां व्यवस्था, और जहां से पास हो रहा है वहां से, या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और उसका नतीजा है कि इन देशों में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, करप्शन मिनिमम है तो करप्शन, लेकिन मिनिमम करप्शन है। और ये वो देश हैं जिन्होंने पूरे विश्व का सिस्टम तय किया था, और आज भी लगभग 150 देश उसी सिस्टम पर चल रहे हैं। लेकिन भारत को तो अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता। अगर नहीं बदलता है तो ये जो होल हैं, इन होलों में आप धन संचय करते रहेंगे और वो होलों से निकलता रहेगा, वो कभी गगरी भर ही नहीं पाएगी जो हमें विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में ले जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।